नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। यूपी पीसीबी एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और उसके लिए आज हम एक छोटी सी क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो अधिनियम है उसका रिवीजन करने वाले हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज की इस वीडियो के पीडीएफ की, तो यूपी पीसीबी एग्ज़ाम के लिए जो हमारा पेड बैच है वहाँ पर ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। साथ में आपको यूपीजी के कंप्यूटर के नोट्स भी मिलेंगे और पर्यावरण का पूरा नोट्स तो मिलेगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। बात करते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की। अधिनियम 2010 में आया था। एनजीटी पर्यावरण से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने के लिए एक विशेष अदालत है। पर्यावरण से जुड़े हुए मामले वर्षों तक कोर्ट में अटके रहते थे, तो उनको निपटाने के लिए एक अलग से न्यायालय बनाया गया, एक अलग से अधिकरण बनाया गया और उसे कुछ अधिकार दिए गए, इसलिए इसका नाम अधिकरण है। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। यह पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाई गई भारत सरकार की एक विशेष वैधानिक संस्था यानी कि कानून बनाकर स्थापित की गई है। वैश्विक स्थिति की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश है जिसने ऐसा पर्यावरण न्यायालय बनाया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। इससे पहले पर्यावरण के मामले सामान्य अदालतों में सालों लंबित रहते थे। संवैधानिक आधार क्या है? यह संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और के अधिकार से प्रेरित है, जिसमें स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल है। अधिकरण क्या है? ट्रिब्यूनल क्या है? यह एक प्रकार की अर्ध न्यायिक संस्था है जो किसी विशेष विषय जैसे पर्यावरण के विवादों को सुलझाती है। लिमिट क्या है? एनजीटी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मामलों का निपटारा अपील दाखिल होने के 6 महीने के भीतर करना है। मुख्यालय एनजीटी का मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है। इसके 4 क्षेत्रीय पीठ भी हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। संरचना की अगर बात करें तो एनजीटी में एक अध्यक्ष और पूर्णकालिक न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। कार्यप्रणाली की अगर बात करें तो एनजीटी 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा बाध्य नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करता है। यह कोर्ट के जटिल नियमों में उलझने के बजाय निष्पक्षता और तर्क के आधार पर फैसले लेता है। अधिकार क्षेत्र की अगर बात करें तो एनजीटी 7 प्रमुख पर्यावरण कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई करता है। ये 7 कानून इस प्रकार हैं। पहला तो है जल अधिनियम 1974। मुझे लगता है यहाँ से कम एक प्रश्न आपका आएगा परीक्षा में, हो सकता है 2 आ जाएं, तो क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जल अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। जल उपकर अधिनियम 1977, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर शेष अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 1980, जंगलों को कटने से बचाने के लिए। वायु अधिनियम 1981, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम इसका पूरा नाम है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईपीए, इसे छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, खतरनाक रसायनों के कारण हुई दुर्घटनाओं जैसे भोपाल गैस त्रासदी में तुरंत राहत देने के लिए। जैव विविधता अधिनियम 2002, पेड़ पौधों, जीवों और पारंपरिक ज्ञान को बचाने के लिए। सरल भाषा में समझें तो यदि कोई कंपनी या व्यक्ति इन 7 कानूनों में से किसी को भी तोड़ता है तो उसके खिलाफ एनजीटी में केस किया जा सकता है। अपवाद की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन अधिकार अधिनियम 2006 एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। प्रमुख सिद्धांतों की अगर बात करें तो प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, जो प्रदूषण करेगा वही पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करेगा यानी कि मुआवजा देगा। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। प्रमुख सिद्धांत दूसरा क्या है? सतर्कता सिद्धांत। अगर किसी काम से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होने का खतरा है तो वैज्ञानिक प्रमाण न होने पर भी
उस काम को रोका जा सकता है। प्रमुख सिद्धांत तीसरा क्या है इसका? सतत विकास। विकास ऐसा हो जो आज की जरूरतें पूरी करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों का नुकसान ना करे। दंड देने की शक्ति की अगर बात करें तो एनजीटी आदेश न मानने पर 3 साल तक की जेल या 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों लगा सकता है। कंपनियों पर 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अपील की बात करें तो एनजीटी के फैसले के खिलाफ 90 दिनों के भीतर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। स्वतः संज्ञान, सुओ मोटो पावर। एनजीटी को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है, अर्थात अखबार की खबर देखकर भी यह खुद केस शुरू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह पुष्ट है। आम आदमी के लिए लाभ। कोई भी व्यक्ति भले ही वह सीधे प्रभावित ना हो, पर्यावरण को बचाने के लिए एनजीटी में याचिका दायर कर सकता है। लोकस स्टैंडी का लचीलापन है। महत्वपूर्ण धाराओं की अगर बात करें तो धारा 3 एनजीटी की स्थापना से संबंधित है और धारा 4 एनजीटी की संरचना से संबंधित है। धारा 22 एनजीटी के आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील से संबंधित है और धारा 15 प्रदूषण पीड़ितों को राहत, क्षतिपूर्ति तथा पर्यावरण पुनर्स्थापना का प्रावधान करती है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अधिनियम 2021 की, जो आपकी सिलेबस का हिस्सा है। दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण, विशेषकर पराली जलाने को रोकने के लिए इसे बनाया गया। गठन। यह आयोग पहले 2020 में एक अध्यादेश द्वारा बनाया गया था, जिसे अगस्त 2021 में संसद द्वारा अधिनियम एक्ट बना दिया गया। प्रतिस्थापन। इसने 22 साल पुराने ईपीसीए एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी की जगह ली है। आसपास के क्षेत्र। एनसीआर के अलावा इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वे क्षेत्र शामिल हैं जहां से प्रदूषण दिल्ली एनसीआर पहुंचता है। सर्वोपरि संस्था। सीएक्यूएम के आदेश सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण बोर्डों के आदेशों पर हावी होंगे। यदि दोनों में टकराव हो तो सीएक्यूएम की बात मानी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है वो किससे ऊपर काम करता है? वो काम करता है आपका सीपीसीबी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और राज्य प्रदूषण बोर्डों के। ठीक है, अगर इनके आदेशों में टकराव आता है तो आपका सीएक्यूएम की बात मानी जाएगी। अध्यक्ष की बात करें तो आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव या राज्य सरकार के मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी होता है। कार्यकाल। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। सदस्यता की बात करें तो इसमें कई राज्यों के प्रतिनिधि, सीपीसीबी, इसरो और नीति आयोग के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। उपसमितियों की बात करें तो इसमें 3 उपसमितियां हैं। एक है निगरानी, दूसरा है सुरक्षा एवं प्रवर्तन, तीसरा है अनुसंधान एवं विकास। तो एक प्रश्न आपका ये उपसमितियों से जुड़ा हुआ आ सकता है। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से आ सकता है कि सीएक्यूएम और सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण बोर्ड में कौन सर्वोपरि है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और आसपास के क्षेत्र कहाँ तक ये काम करता है ये भी इम्पोर्टेंट है। पराली का मुद्दा। धान की कटाई के बाद बचे हुए डंठल को जलाना पराली जलाना कहलाता है। सीएक्यूएम इस पर विशेष नज़र रखता है। किसानों को छूट। 2021 के अधिनियम में किसानों को पराली जलाने के आपराधिक कृत्य से बाहर रखा गया है। उन पर केवल पर्यावरणीय मुआवजा या जुर्माना लगाया जा सकता है, जेल नहीं होगी। कठोर दंड। उद्योगों या अन्य संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वायु प्रदूषण के स्तर यानी कि AQI स्तर के आधार पर आपातकालीन उपाय लागू करना ग्रैप कहलाता है। इसे दिल्ली एनसीआर में सीएक्यूएम ही लागू करता है। सरल व्याख्या समझें कि जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है, निर्माण कार्य रोकना, ट्रकों की एंट्री बंद करना आदि कदम GRAP के तहत उठाए जाते हैं। और बायो डिकम्पोजर की बात करें तो सीएक्यूएम पराली जलाने से रोकने के लिए पूषा द्वारा बनाया गया बायो डिकम्पोजर एक जैविक घोल जो पराली को खाद में बदल देता है के छिड़काव को बढ़ावा देता है। अपील की बात करें तो सीएक्यूएम के आदेशों को केवल राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT में चुनौती दी जा सकती है। नागरिक अदालतों का इसमें अधिकार नहीं है। बिजली और पानी काटना।
इस आयोग के पास प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की बिजली और पानी की आपूर्ति तुरंत काटने का अधिकार है। वार्षिक रिपोर्ट CAQM को अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी होती है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। विशिष्ट क्षेत्राधिकार की बात करें तो यह पूरे देश का नहीं, केवल वायु गुणवत्ता और केवल NCR व निकटवर्ती क्षेत्रों में केंद्रित है। सहयोग: यह आयोग कई राज्यों पंजाब, हरियाणा आदि के बीच समन्वय की कमी को दूर करने के लिए वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करता है। वायु गुणवत्ता नेटवर्किंग: CAQM पूरे NCR में वायु गुणवत्ता मापने वाले स्टेशनों के डेटा को एकीकृत करता है। गैर विज्ञान पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए समझना जरूरी है कि यह आयोग प्रदूषण को जड़ से खत्म करने, रिसर्च और दंडात्मक कार्रवाई दोनों काम एक साथ करता है। अगला जो है वो है राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक। हवा में मौजूद जहरीली गैसों और धूल के कणों की अधिकतम सीमा तय करने वाले मानक। NAAQS का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक। एम्बिएंट यानी कि परिवेशीय का अर्थ है हमारे आसपास की बाहरी हवा। इसकी नियामक संस्था कौन है? तो ये मानक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु अधिनियम 1981 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं। अंतिम संशोधन: NAAQS का आखिरी बार नवंबर 2009 में संशोधित किया गया। वर्तमान में इसके तहत 12 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। माप की इकाई क्या है? हवा में प्रदूषकों को माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को मिलीग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। PM 2.5: ये हवा में मौजूद वो अति सूक्ष्म कण हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। ये जितने छोटे होते हैं कि फेफड़ों से होते हुए सीधे रक्त में मिल जाते हैं। सीमा क्या है? 24 घंटे का मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और वार्षिक मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इससे औसत 40 औसत आना चाहिए। PM 10 की बात करें तो 10 माइक्रोमीटर से छोटे कण, धूल पराग कण, ये अस्थमा और श्वसन रोग पैदा करते हैं। सीमा क्या है? 24 घंटे का मानक 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और वार्षिक मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की बात करें तो मुख्य रूप से कोयला जलने, थर्मल पावर से निकलती है और थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वहाँ से निकलती है। ये अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है और वार्षिक सीमा इसकी 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से वाहनों के धुएं से निकलती है, फेफड़ों की कार्य क्षमता कम करती है। वार्षिक सीमा इसकी 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये रंगहीन गंधहीन गैस है जो ईंधन के अधूरे जलने से बनती है। ये खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। ये जितने भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ इनको याद करके जाइएगा और यही सारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, आप देखिएगा। ओजोन की बात करें जिसको O3 कहते हैं, वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में यह हमें UV किरणों से बचाती है, गुड ओजोन है। लेकिन जमीनी स्तर पर यह एक खतरनाक प्रदूषक यानी कि बैड ओजोन बन जाती है जो सूर्य के प्रकाश में अन्य गैसों के से रिएक्शन से बनती है। लेड सीसा की बात करें तो पेट्रोल और बैटरी उद्योग से निकलता है। ये बच्चों के नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क विकास को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। वार्षिक सीमा इसकी 0.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। अमोनिया या NH3 की बात करें तो मुख्य रूप से कृषि और उर्वरक से निकलती है। वार्षिक सीमा इसकी 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। अन्य 4 प्रदूषक बेंजीन है, बेंजोएपायरीन, आर्सेनिक और निकेल हैं। ये चारों कैंसरकारी हैं। AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक वर्सेस NAQS। NAQS 12 प्रदूषकों का मानक है जबकि AQI आम जनता को हवा की गुणवत्ता 1 नंबर और रंग के माध्यम से समझाने का तरीका है। AQI में शामिल प्रदूषक। AQI की गणना केवल 8 प्रदूषकों के आधार पर की जाती है। PM 10, PM 2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3, PB, बेंजीन, आर्सेनिक आदि इसमें शामिल नहीं है। AQI की श्रेणियों की बात करें तो इसे 6 रंगों और नंबरों में बांटा गया है। सेटिस्फैक्ट्री 51 से 100 होता है, गुड 0 से 50 होता है, मॉडरेट 101 से 200 होता है, पुअर 201 से 300 होता है और वेरी पुअर 301 से 400 होता है, सीवियर 401 से 500 होता है। NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु
कार्यक्रम 2019 में लॉन्च किया गया। इसका नया लक्ष्य 2026 तक 131 शहरों में पीएम कणों की सांद्रता में 40% की कमी लाना है। CAQMS की बात करें तो कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, ये वो मशीनें हैं जो शहरों में 24/7 हवा की गुणवत्ता का लाइव डेटा देती हैं। पारिस्थितिकी का प्रभाव, वायु प्रदूषण से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, जिससे फसल उत्पादन घटता है। NAQS तालिका और इसका अर्थ, 24 घंटे का मानक यह बताता है कि किसी एक दिन में 24 घंटे में हवा में प्रदूषण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है, जिसे हम सुरक्षित रूप में झेल सकें। वार्षिक मानक क्या बताता है? यह पूरे एक साल का औसत है, क्योंकि लगातार लंबे समय तक थोड़ा प्रदूषण भी फेफड़ों के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसलिए वार्षिक मानक हमेशा 24 घंटे के मानक से कम अर्थात अधिक सख्त रखा जाता है। तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। PM 2.5 अति सूक्ष्म कण होते हैं, 24 घंटे का मानक 60 है और वार्षिक मानक 40 है। PM 10 का 24 घंटे का 100 है और वार्षिक मानक 60 है। SO2 का 80 है, वार्षिक मानक 50 है। NO2 का 80 है और वार्षिक मानक 40 है। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मानक की बात करें तो पीने के पानी और नदियों के पानी की शुद्धता की जांचने के महत्वपूर्ण पैमाने हैं। कानूनी आधार क्या है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत जल गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है। पेयजल मानक, भारत में पीने के पानी के मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय किए जाते हैं। pH मान, यह पानी के खट्टेपन या कड़वाहट को मापता है। सुरक्षित पीने के पानी का pH मान 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। 7 तटस्थ होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी देखते हैं। पानी में मौजूद जैविक कचरे जैसे मल, पेड़ पत्ते को सड़ाने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे BOD कहते हैं। सरल नियम, पानी में BOD जितना ज़्यादा होगा पानी उतना ही ज़्यादा प्रदूषित माना जाएगा। स्वच्छ नदी का BOD 3 mg प्रति लीटर होना चाहिए, ठीक है, से ज़्यादा होना चाहिए। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, पानी में मौजूद जैविक और अजैविक केमिकल दोनों तरह के कचरे को नष्ट करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन। COD हमेशा BOD से अधिक होता है। DO यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो मछलियों के सांस लेने के लिए जरूरी है। स्वस्थ नदी के लिए DO 5 mg प्रति लीटर से अधिक होना चाहिए। प्रदूषण बढ़ने पर DO घट जाता है। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया मानव मल में पाया जाता है। पानी में इसकी मौजूदगी दर्शाती है कि पानी सीवेज से दूषित है। पीने के पानी में यह शून्य होना चाहिए। TDS कुल घुलनशील ठोस, पानी में घुले हुए सभी लवण और खनिज पीने के पानी के लिए स्वीकार्य सीमा 500 mg प्रति लीटर है। RO मशीनें इसी TDS को कम करती हैं। जल की कठोरता, यह मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है। कठोर जल में साबुन आसानी से झाग नहीं देता। स्वीकार्य सीमा 200 mg प्रति लीटर है। फ्लोराइड की बात करें तो दांतों के लिए थोड़ी मात्रा जरूरी है, लेकिन अधिक मात्रा 1.5 mg प्रति लीटर से अधिक हो तो इससे फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, जिससे हड्डियां और दांत टेढ़े हो जाते हैं। आर्सेनिक की बात करें तो भूजल में पाया जाने वाला एक जहरीला तत्व है जो कैंसर का कारण बनता है, विशेषकर यूपी, बिहार, बंगाल में। पीने के पानी में अधिकतम सीमा 0.01 mg प्रति लीटर है। इससे ब्लैक फुट बीमारी होती है। नाइट्रेट की बात करें तो खेतों में डाले गए उर्वरकों से पानी में आता है। इसकी अधिकता से छोटे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, त्वचा नीली पड़ जाती है। सीमा 45 mg प्रति लीटर है। पारा की बात करें तो औद्योगिक कचरे से आता है। मछलियों के जरिए इंसान में जाने पर यह मिनी माता रोग का कारण बनता है। नर्वस सिस्टम खराब होता है। कैडमियम की बात करें तो इसके प्रदूषण से हड्डियों और जोड़ों में भयानक दर्द वाली इटाई रोग होता है। सुपोषण की बात करें तो जब पानी में नाइट्रेट और फास्फेट खाद डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो काई पूरी झील को ढक लेती है। इससे पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और मछलियां मर जाती हैं। गंदलापन क्या है? पानी का धुंधलापन, ये पानी में तैरते मिट्टी के कणों के कारण होता है। पीने के पानी की सीमा 1 से 5 NTU है। यह सुपोषण याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। नदी जल वर्गीकरण, CPCB क्लासेस। CPCB ने उपयोग के आधार पर नदियों को 5 श्रेणी में बांटा है।
क्लास ए में पीने योग्य पानी बिना पारंपरिक उपचार के, क्लास बी में नहाने योग्य पानी होता है। लोहा पानी का लाल भूरा रंग देता है। लोहा क्या है, पानी को लाल भूरा रंग देता है और स्वाद खराब करता है। सीमा 1.0 mg प्रति लीटर है। स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन कपड़े और बर्तन खराब करता है। क्लोरीन पानी में बैक्टीरिया मारने के लिए मिलाई जाती है। सुरक्षित सीमा 0.2 mg प्रति लीटर है बची हुई। और पेयजल मानक तालिका की अगर बात करें तो TDS स्वीकार्य सीमा 500 mg प्रति लीटर है। अधिकतम सीमा 2000 mg प्रति लीटर है। pH क्या है, 6.5 से 8.5 होना चाहिए पेयजल पानी का। और नो रिलैक्सेशन अधिकतम सीमा में। फ्लोराइड 1 mg प्रति लीटर होना चाहिए। अधिकतम सीमा 1.5 mg प्रति लीटर है। नाइट्रेट 45 mg प्रति लीटर है और अधिकतम सीमा में कोई छूट नहीं है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की बात करें तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए भारत सरकार का सबसे बड़ा मिशन है। यह राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा है जो गंगा की सफाई की जमीनी काम करती है। पंजीकरण NMCG को 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। इसका नेतृत्व महानिदेशक करते हैं। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय गंगा परिषद यह 2016 में बनी सर्वोच्च संस्था है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसने पुराने NGRBA का स्थान लिया है। नमामि गंगे कार्यक्रम यह NMCG का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसे जून 2014 में लॉन्च किया गया था। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। मुख्य 2 लक्ष्य हैं इसके, गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना और नदी का कायाकल्प करना। अविरल धारा, लगातार बहाव, निर्मल धारा, बिना प्रदूषण के बहाव। स्तंभ सीवेज ट्रीटमेंट मिशन का सबसे बड़ा हिस्सा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, STPs का निर्माण है ताकि शहरों का गंदा पानी बिना साफ किए नदी में ना गिरे। अन्य प्रमुख स्तंभों की बात करें तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, घाटों का निर्माण, नदी के तहत की सतह की सफाई, कूड़ा हटाना, जैव विविधता संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना, वनीकरण बढ़ाना कि नदी के दोनों तरफ पेड़ लगाना और जन जागरूकता को बढ़ाना। गंगा ग्राम, गंगा के किनारे बसे गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाना और वहां ठोस तरल कचरा प्रबंधन लागू करना। औद्योगिक प्रदूषण की बात करें तो NMCG अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों जैसे कानपुर और उन्नाव के चमड़ा उद्योग पर सख्त निगरानी रखता है। फ्लो की बात करें पर्यावरणीय प्रवाह की तो इसका मतलब है कि बांधों या बैराजों से हमेशा इतना पानी अनिवार्य रूप से छोड़ा जाए ताकि नदी सूखने ना पाए और जलीय जीव जीवित रहें। जैव विविधता की बात करें तो मिशन गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। कछुओं और महासीर मछली के संरक्षण पर विशेष ध्यान देता है। वित्तीय मॉडल की बात करें तो STPs के निर्माण के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल अपनाया गया है। इसमें सरकार शुरू में 40% देती है और बाकी 60% अगले 15 वर्षों में प्रदर्शन के आधार पर देती है। फायदा क्या है, इससे ठेकेदार मशीन लगाकर भागता नहीं है, उसे 15 साल तक मशीन चलानी पड़ती है। 1 सिटी 1 ऑपरेटर, एक शहर के सीवेज प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी एक ही कंपनी को देना ताकि जवाबदेही तय की जा सके। गंगा प्रहरी, ये प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं जो गंगा बेसिन में नदी की स्वच्छता और जैव विविधता की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक करते हैं। सहायक नदियाँ, NMCG केवल मुख्य गंगा नदी पर ही नहीं बल्कि इसकी सहायक नदियों यमुना, गोमती, रामगंगा, हिंडन आदि की सफाई पर भी काम करता है। कैच द रेन, जल संचयन और आर्द्र भूमि का संरक्षण भी गंगा मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तकनीकी का उपयोग, प्रदूषण की निगरानी के लिए भुवन गंगा वेब ऐप और इसरो के सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया जाता है। वैश्विक मान्यता, 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने वाले शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है। अर्थगंगा, हाल ही में मिशन में अर्थगंगा मॉडल जोड़ा गया है जिसका उद्देश्य गंगा नदी से जुड़े आर्थिक लाभों जैसे पर्यटन, जीरो बजट प्राकृतिक खेती, घाटों पर आजीविका के जरिए स्थानीय लोगों को नदी से जोड़ना है। तो ये रहा आज का आपका रिवीजन जो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों का साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा। एक और वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल कराऊँगा जितने भी आपके कानून आपके सिलेबस में हैं। उसके बाद आपका
एक दो और वन लाइनर रिवीजन लेकर आऊँगा, जिससे आपकी पूरी तैयारी जो आपका हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। रही बात एनवायरनमेंट और आपदा प्रबंधन की, हमारे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है, वो सारा आप देखिए। लेखपाल के सिलेबस में जो मैंने पढ़ाया है, लोअर वाले में जो पढ़ाया है, वो सारा आप उसको ज़रूर देखिए, एक एक वीडियो को देखिए। वहीं से सारे प्रश्न लेखपाल में पूछे गए थे और आपकी परीक्षा में भी वहीं से प्रश्न बनेंगे। तो रिवीजन करिए और बार बार रिवीजन करिए। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एनवायरनमेंट की, जहां पर आपको सारा कंटेंट एक जगह पर मिल जाएगा। उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो जो आपका पॉल्यूशन कंट्रोल का बैच बना है वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और ई बुक भी तो आपको दी जा चुकी हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो उनको आप रिवीजन करिए, उनसे पढ़ाई करिए और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ पर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।